अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। इस वीडियो लेसन में हम डेप्रिसिएशन के चैप्टर की एक बेसिक सी एग्जाम्पल करते हैं और उससे रेलेवेंट कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं और उसकी डबल एंट्रीज भी हम पास करते हैं। देखिए, लेट से हम एक अजम्पशन लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि एक एसेट है और वो एसेट आपने जो है ना वो परचेज़ करा और उसकी जो कॉस्ट है वो लेट से 100,000 रुपीज़ है, 1,00,000 रुपये। सही है। अच्छा, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए दो कॉमन मेथड्स हैं जो हमने डिस्कस भी करे हैं, और वो एक तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है और दूसरा स्ट्रेट लाइन मेथड है। पहले हम यहाँ पर इस एग्जांपल में ये देखते हैं कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होती है, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से अगर लेट से 1 या 2 या 3 साल के अकाउंट्स बनाया जाए तो किस तरह बनेंगे, और फिर स्ट्रेट लाइन मेथड से वही काम करेंगे। देखिए, लेट से सवाल ये बोलता है कि भाई कंपनी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज़ करती है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का, और जो रेट है डेप्रिसिएशन का वो 10% है। और लेट से कंपनी ने ये एक एसेट परचेज़ करा, 1,00,000 रुपये का एसेट है। कंपनी ने आज ये एसेट परचेज़ करा, एज्यूम कर लो आज का मतलब है ये नंबर 0। तो इस एसेट की जो कॉस्ट है वो 1,00,000 रुपये है। जब इस एसेट को मैंने पहले साल इस्तेमाल करा तो इसकी जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी वो हो जाएगी 1,00,000 रुपये का 10%, और 1,00,000 रुपये का 10% जो बनेगा वो 10,000 रुपये बनेगा। यानी कि ये एसेट आपने ये नंबर 0 पर या आज 1,00,000 रुपये का ख़रीदा, और इस एसेट की यह नंबर 0 से लेकर यह नंबर 1, इस पूरे पहले 1 साल की जो डेप्रिसिएशन है वो 10,000 रुपये है। अब पहले साल के आखिर में इस एसेट की जो वैल्यू बच गई वो है 90,000, और ये वैल्यू कहलाती है आपकी नेट बुक वैल्यू। फिर अगर कंपनी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ही यूज़ कर रही है, और हम अभी पहली एग्जाम्पल में तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ले रहे हैं और 10% का रेट है, तो ये याद रखिएगा कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जो डेप्रिसिएशन की परसेंटेज अप्लाई होगी वो अप्लाई होगी नेट बुक वैल्यू पर, कॉस्ट पर अप्लाई नहीं होगी। पहले साल तो कॉस्ट और नेट बुक वैल्यू बराबर है, 1,00,000 का आपने 10% लिया वो 10,000 बना। अब ये एसेट जो है इसकी नेट बुक वैल्यू 90,000 है, तो सेकेंड ईयर की जब डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया जाएगा तो उसके लिए हम 90,000 रुपये का 10% लेंगे, और 90,000 का 10% आएगा 9,000, और अब इसकी जो वैल्यू है ना वो 90,000 माइनस 9,000 यानी कि 81,000 बच जाएगी। 90,000 पहले साल के आखिरी दिन की नेट बुक वैल्यू है, और 9,000 ईयर नंबर 1 से लेकर ईयर नंबर 2 की, ईयर 1 से ईयर नंबर 2 की डेप्रिसिएशन है, और 81,000 ईयर नंबर 2 की नेट बुक वैल्यू है। ठीक है जी। तो इस तरह से आपके पास ये डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में कैलकुलेट होती है। अच्छा, इससे रेलेवेंट कुछ डबल एंट्रीज भी हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स और बेहतर हों। देखिए, जब आप एसेट को परचेज़ करोगे ना, जब आप एसेट को परचेज़ करोगे और लेट से आपने बैंक से पैसे पे करे, तो आप अपने पास एसेट, लेट से कोई मशीन है तो आपने ईयर 0 पर एंट्री पास करी हुई होगी, मशीन डेबिट 1,00,000 रुपये, और बैंक अकाउंट क्रेडिट 1,00,000 रुपये। मैंने 1,00,000 रुपये की मशीन परचेज़ करी और बैंक से उसके पैसे पे करे, तो मशीन डेबिट 1,00,000 रुपये और बैंक अकाउंट क्रेडिट 1,00,000 रुपये। जब पहला साल ख़त्म हुआ तो 10,000 रुपये से ये एसेट डेप्रिशिएट हुआ, इसकी एंट्री पास होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये, और एक्यूम्यूलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक ही बात है,
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 10,000 रुपये। अब देखें यहाँ पर इस चीज़ को रियलाइज़ करिएगा कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के अकाउंट को डेबिट करा है 10,000 से, ये एक मुख्तलिफ अकाउंट है, और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन या इसका दूसरा नाम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट होता है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ये एक मुख्तलिफ अकाउंट है जिसको क्रेडिट करा है 10,000 से। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का जो अकाउंट है वो सिंगल ईयर या हर साल की डेप्रिसिएशन बताता है जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज ए एक्सपेंस लेकर जाते हो। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जो अकाउंट है इसका नेचर है कि ये एक कॉन्ट्रा एसेट है, एसेट का ऑपोजिट है, लेकिन ये एक्सपेंस नहीं है। ये सिर्फ इसलिए क्रिएट किया जाता है कि आपको जो है ना वो एसेट की नेट बुक वैल्यू कैलकुलेट हो जाए। किसी भी पॉइंट पर अगर आपने एसेट की नेट बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप एसेट के कॉस्ट में से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट का बैलेंस माइनस कर दो, आपको उस एसेट की जो कॉस्ट होगी वो पता चल जाएगी। इसको देख भी लेते हैं कि किस तरह से, और इसकी एक ऑल्टरनेट एंट्री भी है, वो भी देख लेते हैं। अच्छा देखिए, पहले साल यही एंट्री पास हुई होगी, दूसरे साल की डेप्रिसिएशन 9,000 है, उस पर मैं अभी नहीं जाता। पहले साल आपने ये दो एंट्रीज पास करी होंगी और इसके हिसाब से जब आपने टी अकाउंट्स बनाए होंगे तो आपका एक मशीन का टी अकाउंट होगा। जो आपका मशीन का टी अकाउंट होगा उसमें मशीन डेबिट और बैंक क्रेडिट पर है, तो यहाँ पर आ रहा होगा 1,00,000 रुपये। कोई और मशीन परचेज ही नहीं करी है, सिर्फ एक ही मशीन थी, तो डबल लाइंस में भी 1,00,000 और 1,00,000 आएगा, और जो कैरी डाउन होगा वो भी 1,00,000 रुपये होगा, और यहाँ पर जो ब्रॉड डाउन होगा ये भी 1,00,000 रुपये होगा। जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट होगा, जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट होगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट आपने डेबिट किया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट किया, तो यहाँ पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 10,000 रुपये। इस अकाउंट को अभी मैं बैलेंस करता हूँ, और साथ में जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट होगा, जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट होगा वो क्रेडिट हो रहा है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वजह से, तो वो यहाँ पर यूँ 10,000 रुपये नज़र आएगा। अब जब साल ख़त्म होता है तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर चले जाया करते हैं हम। तो इस साल का डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस 10,000 है, एक और एंट्री पास हुई होगी साल के आखिर में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 10,000 और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट क्रेडिट 10,000। यानी कि यहाँ से ये पैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया होगा, यहाँ से ये अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज ए एक्सपेंस चला गया होगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस में नज़र आ रहा होगा और ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। जबकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्लोज नहीं होगा, वो ऐसे ही होगा और साल के एंड में इसका CDBD निकाला जाएगा। CDBD जब निकाला जाएगा तो साल के आखिर में इस अकाउंट का CD और BD 10,000 और 10,000 पर आ रहा होगा। अब सर ये पहले साल के जो अकाउंट्स आपने बनाए हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे क्या इम्पेक्ट होगा? तो जहाँ पर एक्सपेंसेस आ रहे होंगे वहाँ पर डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस नज़र आएगा हमें 10,000 रुपये, जो कि यहाँ से आ रहा है। और जब आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाओगे तो उसमें जहाँ पर आपके नॉन करेंट एसेट्स होंगे उसमें नॉन करेंट एसेट्स की सबसे पहले कॉस्ट लिखी हुई आ रही होगी। मशीन जो हमने ख़रीदी थी वो 1,00,000 की है और उसके नीचे उसकी प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट की वैल्यू आ रही होगी जो कि 10,000 रुपये है फ़िलहाल, और 90,000 रुपीज़ की नेट बुक वैल्यू नज़र आ रही होगी। ठीक है जी, इस तरह से जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपके पास नज़र आ रहे होंगे। अब ये पहला साल ख़त्म हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि मशीन और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट मर्ज कर भी बनाया जाता है, वो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। यहाँ पर वैसे हमने पहला साल ख़त्म किया, दूसरे साल क्या हुआ होगा? दूसरे साल की अगर मैं एंट्रीज पास करूँगा तो क्या दूसरे साल दोबारा से मैंने ये मशीन परचेज़ करी है? नहीं, दूसरे साल सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक करा है मैंने और वो है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 9,000 और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 9,000। और इसकी अगर मैं एंट्रीज पास कर दूं
देखें एक अकाउंट मशीन का अकाउंट है, उसका ब्रॉड डाउन जो आ रहा था वो 1 लाख रुपए आ रहा था। कोई न्यू मशीन हमने परचेज नहीं करी है, ना ही ये मशीन बेची है, तो यही डबल लाइंस में वैल्यू लिखी हुई आएगी। यही मेरा कैरी डाउन और यही मेरा यहाँ पर भी ब्रॉड डाउन बन रहा होगा। दूसरी चीज़ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के अकाउंट में जितना बैलेंस होता है वो पीएनएल में चला जाता है, तो उसका कोई ब्रॉड डाउन कैरी डाउन होता नहीं है। तो अगेन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो मैंने रिकॉर्ड करना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का यहाँ पर रेफरेंस देकर, और साल के एंड में एक और एंट्री पास होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितना भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो चला जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और इस अकाउंट से ये पैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज ए एक्सपेंस चला जाएगा, ये अकाउंट हो जाएगा क्लोज। अब हम आते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट पर। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जो अकाउंट है इसका हमारे पास ब्रॉड डाउन है 10,000। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमें ये बताता है कि भाई टोटल कितनी डेप्रिसिएशन जो हैं वो पिछले सालों में चार्ज हुई है, वो तो वो 10,000 है। इस साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 9,000 और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्रेडिट पर है 9,000 से, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा, और फिर इस अकाउंट को हम क्लोज करेंगे तो यहाँ पर ये कैरिड डाउन 19,000 रुपये आ रहा होगा इस बार, क्योंकि जो टोटल बन रहा है वो 19,000 बन रहा है, और ये 19,000 ही अगली बार के लिए ब्रॉड डाउन होगा। जब हम ये देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर क्या इम्पैक्ट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर यहाँ से अमाउंट आएगा और एक्सपेंसेस में एज अ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस शो हो रहा होगा 9,000 रुपये, और जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नॉन करंट एसेट्स में मशीन पहले दिखाई जा रही होगी 1 लाख की, उसमें से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस किया जा रहा होगा 19,000, और फिर इस मशीन की नेट बुक वैल्यू शो करी जा रही होगी 81,000। यानी कि जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट है, जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट है, उसमें हर साल की डेप्रिसिएशन एडअप होती रहती है। पहले साल के आखिर में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट का टोटल बैलेंस 10,000 था, जो कि पहले साल की डेप्रिसिएशन को रिफ्लेक्ट कर रहा था और जब हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाया तो उसमें भी 10,000 लिखा। लेकिन दूसरे साल जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट है वो टोटल 19,000 को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और 19,000 में पहले साल के 10,000 भी हैं और दूसरे साल के 9,000 भी हैं। विच मीन्स कि हम एक और बात ये कह सकते हैं कि कभी भी किसी भी एसेट की नेट बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, मिसाल के तौर पर यहाँ मशीन है और मशीन की नेट बुक वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी है, तो कॉस्ट के अकाउंट वाला बैलेंस जो कि 1 लाख है, उसमें से आप लेस कर दें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट वाला बैलेंस जो कि 19,000 है, तो जो अमाउंट आपके पास पीछे बच जाएगा वो आपके पास इस एसेट की नेट बुक वैल्यू को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। अगर आप देखें तो आपके पास कॉस्ट का जो अकाउंट है उसका बैलेंस 1 लाख है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट जो है उसका बैलेंस 19,000 है, तो आप 1 लाख में से अगर 19,000 यानी कि कॉस्ट की वैल्यू में से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट का बैलेंस माइनस करते हैं तो आपके पास 81,000 की नेट बुक वैल्यू आ जाती है, जो कि उस पर्टिकुलर एसेट की नेट बुक वैल्यू है। यहाँ पर इस एग्जाम्पल में आपने ये बहुत तवज्जो से समझना है कि आखिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के अकाउंट का क्या नेचर है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट 1 साल की डेप्रिसिएशन को रिफ्लेक्ट करता है, और जितना भी उसका बैलेंस होता है साल के आखिर में वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है एज ए एक्सपेंस। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट का क्या नेचर है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट का जो नेचर है वो ये है कि वो एज अ कॉन्ट्रा एसेट रिएक्ट करता है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ हर साल की डेप्रिसिएशंस को जमा करता रहता है ताकि नेट बुक वैल्यू आसानी से कैलकुलेट होती रहे। अच्छा, यहाँ तक जब आप नोट कर लें तो एक और बात वो ये है कि ये जो हमारी एंट्री है जो कि हमने पास करी थी फॉर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, हम क्या कर रहे थे? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो हम यहाँ पर जो अकाउंटिंग कर रहे थे उसमें हम मशीन की कॉस्ट का अकाउंट सेपरेट मेंटेन कर रहे थे और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का एक अलग अकाउंट मेंटेन कर रहे थे, और एसेट की नेट बुक वैल्यू निकालने के लिए हम कॉस्ट के अकाउंट के बैलेंस में से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट के बैलेंस को माइनस कर रहे थे। इसका एक ऑल्टरनेट तरीका भी होता है, ज़रा उसको भी मैं डिस्कस कर लूँ। देखिए, ऑप्शन नंबर 1 क्या है?
ऑप्शन नंबर वन ये है कि आप जो है ना वो मशीन का कॉस्ट का अकाउंट बिल्कुल अलग बनाओ और एक अकाउंट बनाओ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से, जो कि एक कॉन्ट्रा एसेट है, वो बिल्कुल अलग बनाओ। ऑप्शन नंबर 2 ये है कि आप इन दोनों अकाउंट्स को मर्ज कर सकते हो, यानी कि एक साथ बना सकते हो। सर एक साथ बनाएंगे तो क्या होगा, ज़रा जल्दी से मैं बताता हूँ। पहले साल के लिए अगर हम करें तो पहले तो मशीन का अकाउंट डेबिट हुआ था 1 लाख रुपए, बैंक का अकाउंट क्रेडिट हुआ था 1 लाख रुपए। जो दूसरी एंट्री हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की पास करी ना, अगर हम ऑप्शन नंबर 2 पर जाते हैं तो वो एंट्री होती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये, यानी कि ये तो हमने बनाना ही है। लेकिन हम पहले जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर रहे थे उसकी जगह हम मशीन के अकाउंट को क्रेडिट कर दें 10,000 से, यानी कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाए ही नहीं। और अगर हम ऐसा करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मशीन का अकाउंट बना हुआ होगा और इस केस में मशीन के अकाउंट पर बैंक यहां पर आ रहा होगा 1 लाख रुपए और फिर आपके पास यहां पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ रहा होगा 10,000 रुपए, यानी कि हम यहीं पर जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट का काम हो रहा था वो यहीं पर कर लें और फिर इस अकाउंट का जो क्लोजिंग होगा पहले साल के आखिर का, अगर आप कैरी डाउन निकालोगे तो 1 लाख रुपए का ये एसेट खरीदा था, 1 लाख रुपए में से 10,000 रुपये पहले साल की डेप्रिसिएशन है, तो पहले साल का कैरी डाउन 90,000 पर आएगा और ये अगले साल का ब्रॉड डाउन होगा। अब देखें इस सिनेरियो में क्या हुआ, इस सिनेरियो में ये हुआ कि मशीन के अकाउंट को जो कैरी डाउन और ब्रॉड डाउन है वो 90,000 पर यानी कि नेट बुक वैल्यू पर आ रहा है, जो कि पहले आपको 1 लाख माइनस 10,000 से यानी कि मशीन के कॉस्ट वाले अकाउंट की ब्रॉड डाउन वैल्यू से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट की ब्रॉड डाउन वैल्यू को माइनस कर मिलता था। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का सेपरेट अकाउंट नहीं बन रहा है और उसके अकाउंट में जो भी डबल एंट्रीज होती थी वो भी यहीं पास हो रही हैं। सर दूसरे साल क्या होता है, दूसरे साल अगेन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट होता 9,000 रुपये से और मशीन का अकाउंट क्रेडिट हो जाता 9,000 रुपये से। और दूसरे साल का अगर मैं अकाउंट बनाता मशीन का जिसका ब्रॉड डाउन जो है वो अब 90,000 पर आ रहा होता, अब ये 90,000 1 लाख नहीं होता, ये 90,000 नेट बुक वैल्यू को रिफ्लेक्ट कर रहा होता पहले साल के आखिर की। फिर यहाँ पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आता 9,000 रुपये और फिर हमारे पास इस साल का जो कैरी डाउन आता वो 81,000 आ रहा होता, क्योंकि जब आप इसको बैलेंस करोगे तो डबल लाइन्स में आप 90 लिखते, 90,000 यहाँ पर भी, 90,000 यहाँ पर भी। उस 90 में से जब आप 9,000 माइनस करोगे तो कैरी डाउन 81 और यहाँ पर ब्रॉड डाउन 81,000। तो कहने का मकसद ये है कि आपको ऑप्शन नंबर 1 भी पता होना चाहिए जो मैंने ऊपर किया, जिसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का सेपरेट अकाउंट बन रहा था और एसेट के कॉस्ट का सेपरेट अकाउंट बन रहा था। और ऑप्शन नंबर 2 भी आना चाहिए जिसमें हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं पास करते हैं बल्कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वैल्यू को मशीन के या मेन एसेट के अकाउंट में ही रिकॉर्ड कर लेता है। इस केस में आपके पास हर साल के एंड की जो नेट बुक वैल्यू है वो डायरेक्टली इसी अकाउंट से आ जाती है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से काफ़ी चीज़ें समझने को मिली होंगी। प्लीज़ इसको ज़रूर नोट करिएगा और कोई क्वेरी हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।